स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन बच्चों। लेट मी नो आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। विजिबल है सबको? ठीक है। तो यार मॉडर्न फिजिक्स को हम आज और कल 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स को आज हम ड्यूअल नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेते हैं। कल हम थोड़ा सा बोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट हो गया है ना, उसके अलावा तो और कुछ जो है नहीं, वो सिलेबस मतलब जो है वो सिलेबस में है नहीं। एक्सरे वगैरह, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, ये सब तो आपका आने वाला है नहीं सवाल। ठीक है। तो यही 2 टॉपिक्स हैं। बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस कुछ हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स के, वो कल कर लेंगे हम, है ना। तो इस 2 दिन में मतलब बेसिकली इस पूरे सिलेबस को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर से स्टार्ट करते हैं आज। बिल्कुल बेसिक्स जो है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि जब क्वेश्चंस आएंगे इन पे तो आपको एक फॉर्मूले पता हो कम से कम। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम पढ़ते हैं कि भाई लाइट जो है वो जनरली 2 तरह की नेचर पोजेस करती है ना। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है। फिर आप पढ़ते हो कि यार लाइट जो है वो फोटोन से कंसिस्टेड है ना। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फोटोन्स, जो कि एनर्जी बंडल्स होते हैं, है ना। तो फोटोन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो हम देख रहे हैं अभी। जैसे कि फोटोन के ऊपर आपको एक तो फ्लक्स या डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, है ना। या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, जो कि फ्लक्स और डेंसिटी से ही एसोसिएटेड है, ये आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है। कैसे बोलेगा? बोलेगा आपको कि इतनी पावर दे रखी है आपकी किसी सोर्स की, है ना, वॉट में पावर दे देगा, और बोलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड निकालो। तो कैसे निकालोगे बेटा? दिस इज पावर अपॉन एनर्जी। एच सी अपॉन लैम्डा होता है ना एनर्जी। तो ये बन जाएगा पी लैम्डा अपॉन एच सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है। ये आपको निकालने का फॉर्मूला है। इसमें पी क्या है? आपका पावर। लैम्डा आपको पता ही है वेवलेंथ होता है। एच पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके अलावा फोटोन फ्लक्स। अब फोटोन फ्लक्स से, फ्लक्स वर्ड में आपको सुनते ही याद आ रहा होगा, आपने फ्लक्स पहले पढ़ चुका है। ठीक है। तो ये एरिया के रेफरेंस में होता है ये वर्ड यूज जनरली। तो यहाँ पे भी सेम रेफरेंस में हो रहा है। फोटोन फ्लक्स इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ठीक है। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से एक हर सेकंड में कितने फोटॉन्स पास हो रहे हैं, उसको फोटोन फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। तो तुमको सिंपल सी बात है भाई, ये जो तुमने ऊपर निकाला है, ये ऑलरेडी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड तो था ही सही। इसको बस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? फोटोन फ्लक्स। तो इस फॉर्मूले में एरिया से डिवाइड करो तो आपका बन जाएगा आई लेमडा अपॉन एच सी। आई लेमडा अपॉन एच सी क्यों बना? क्योंकि आपका पी अपॉन ए ये होता है इंटेंसिटी। पावर क्या होता है? इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है। आई इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। जो भी इंटेंसिटी है आपकी सोर्स के द्वारा जो लाइट जो आ रही है उसकी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। फ्लक्स हो गया, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या हो जाएगी? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सी से डिवाइड करना है। सी से डिवाइड करना है, जस्ट टू पुट आई। ठीक है। अब आई लेमडा अपॉन एच सी तो ऑलरेडी आ रहा था फ्लक्स में, क्योंकि एरिया था। अब तुमको पता है कि क्या होता है आपका डेंसिटी, क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम होता है। कोई भी चीज का पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, जैसे डेंसिटी, मास डेंसिटी। ठीक है। तो फोटोन डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? आपने डिवाइडेड बाय एरिया तो ऑलरेडी कर रखा था, वॉल्यूम तक जाने के लिए एक और बेसिकली आपको सी चाहिए। ठीक है। तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव जस्ट मल्टीप्लाइड सी इन द डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फ्लक्स होता है आई लेमडा अपॉन एच सी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? आई लेमडा अपॉन एच सी स्क्वायर। या फिर फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी। ये याद रखना। अच्छा, इंटेंसिटी हो सकता है डायरेक्टली नहीं दी हुई हो, क्योंकि हर फॉर्मूले में आप देख रहे हो इंटेंसिटी यूज हो रही है, फ्लक्स में भी और डेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने का, सर मैं नोट से रिवाइज कर लूंगी, हम लिविंग द क्लास। हाँ ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव इट। ठीक है। तो हाउ यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी? आपको सोर्स दिया होगा, आपको डिस्टेंस दी हुई होगी, तो आप सोर्स के पावर की हेल्प से निकाल सकते हो इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया। अब जैसे कि यहाँ से ये सोर्स है, आर डिस्टेंस पे ये मान लो कोई वेव फ्रंट बना रहा है। ठीक है। जिसका कि आप एरिया ले सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, सर्कुलर हो गया क्योंकि लेट्स से, या स्फेरिकल हो गया, सॉरी। ठीक है, तो यू कैन से के P/4 पाई आर स्क्वायर इज योर इंटेंसिटी। ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में बात करें। सो वी ऑलरेडी नो दैट द पार्टिकल एंड वेव बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना, इसलिए इसको ड्युअलिटी भी बोला जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो इंडिविजुअली किसी पे भी बन सकता है। तो यू नीड टू कंसिडर दिस, कि अगर आपको पार्टिकल की बात हो रही है, वेव की बात नहीं कर रहा है वो लाइट के केस में, तो आपको उसको ट्रीट करना है फोटोन की तरह। ठीक है, सिंस वी नो दैट लाइट इज कंसिस्टेड ऑफ फोटोन्स, स्पेशली व्हेन इट इज ट्रीटेड एज पार्टिकल्स, तो आपको फोटोन की तरह ट्रीट करना है। तो उस केस में आप एनर्जी क्या लिखोगे? आप एनर्जी लिखोगे P/C। इसमें P क्या है? मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना बेटा, तो मोमेंटम निकाला जाएगा उसका। ठीक है, P/C इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। C तो पता ही आपको, स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसके अलावा अगर वेव नेचर की तरह ट्रीट करेंगे, तो हमको पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हो आप, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट करेंगे अगर वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है आपकी लाइट। अगेन मैं बता रहा हूँ, दोनों तरह से बिहेव करती है, आप पढ़ चुके हो। तो इस केस में वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेव लेंथ होगी, विच इज लैम्डा। तो इस केस में भी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? Hc/λ। ठीक है, नाउ दिस एनर्जी, बीट फोटोन और वेव, है तो सेम ही, है तो आपकी लाइट ही। तो आप दोनों एनर्जी को कंपेयर जब करते हो, Pc इक्वल्स टू Hc/λ, तो आपको मोमेंटम जो है फोटोन का, वो मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज P इक्वल्स टू H/λ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोमेंटम निकालने का फोटोन का, H/λ। और यही आपको फॉर्मूला दे देता है आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? इफ लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, देन फिजिकल पार्टिकल टू कैन बिहेव एज वेव्स। यानी कि आपका जो पार्टिकल है ना, फोटोन, वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो वेव की तरह अगर वो बिहेव करेगा, तो वो क्या वेवलेंथ रखेगा, ये आपको निकालना है। तो बेसिकली हम सबकी भी एक वेवलेंथ होती है, ये मैंने डिस्कस भी किया था, आपको याद आ रहा हो तो। जब हमने पढ़ा था ना ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था सबसे पहले, तो मैंने डिस्कस किया था ये, कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, कि लोगों को लगता था कि यार हम तो कम से कम पार्टिकल ही हैं, हम वेव थोड़ी हैं। लेकिन हमारी भी वेवलेंथ होती है। पार्टिकल, हर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, बस वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होती है कि आप उसको देख भी नहीं सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। कैलकुलेट तो कर सकते हो मतलब, लेकिन परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है, ट्रीट करते हैं हम उसको पार्टिकल की तरह ही। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने हमें ये बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि यार कोई भी पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ कैसे दे दोगे आप? H/P से। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, P इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो H/mv भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता है, कॉन्सेप्चुअली बस याद रखना चीजों को, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले तुम्हें अधिकतर पता है। आज आगे बात करते हैं रेडिएशन फोर्स और प्रेशर की। रेडिएशन फोर्स और प्रेशर में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है? तुमको कोई रेडिएशन दे दी जो कि लेट से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे। ठीक है, अब वो दो तरह की सरफेस हो सकती है, दोनों चीजें याद रखना। एक तो होगी ब्लैक बॉडी, एक होगी रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसके बीच की सरफेस भी हो सकती है, पार्शियली अब्सॉर्ब कर रही है, पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रही है, पर उस पर सवाल नहीं बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेगा, नीट इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं बनाता। ठीक है, दूसरा, नॉर्मल इंसिडेंस पे सवाल बनाएगा, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन उसमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे फिर तुम्हें परपेंडिकुलर वाले, तो वो ध्यान रखना। अगेन उस पे भी सवाल बनना मुश्किल है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जिस पे सवाल बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपको लेट से कोई रेडिएशन है जिसका पावर P दे रखा है, आपको बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे इंसिडेंट हो रही है। अब आपको दो चीजें बोल सकता है वो, कि हो सकता है आपको बोल दे ब्लैक बॉडी है, यानी कि आपको पता है ब्लैक बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो ब्लैक बॉडी के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी पे, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा ब्लैक बॉडी आपकी लाइट को। तो सिंस मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, रिफ्लेक्शन में भी होगा वो तो, सिंस मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो हमको पता है कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है, right? So because of that momentum transfer, because of this rate of change of momentum, there will be a force that the radiation will exert on the क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस। वो फोर्स लगाएगा एक उस पे, और वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सवाल में पूछा जाता है। तुमको क्या याद रखना है कि फोर्स आपका जो होता है वो होता है मोमेंटम चेंज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आपको आइडिया देगा कि कितनी आपकी इंटेंसिटी है, किस पावर की रेडिएशन जो है वो आ रही है सरफेस पे। और मोमेंटम चेंज तो आपको पता ही है, फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप मोमेंटम पढ़ के आए हो अभी, एच अपॉन लैम्डा होता है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आप पढ़ के आए हो अभी, पी लैम्डा अपॉन एच सी होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हो जाएगा पी अपॉन सी। नाउ सिंस पावर इज इक्वल्स टू आई ए, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, आप रेडिएशन प्रेशर भी निकाल सकते हो यहाँ से, विच विल बी आई अपॉन सी। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, फोर्स इज पी अपॉन सी एंड प्रेशर इज आई अपॉन सी। रेडिएशन फोर्स पी अपॉन सी, रेडिएशन प्रेशर आई अपॉन सी। अच्छा, इसमें एक और केस क्या बन जाएगा कि अगर ब्लैक बॉडी नहीं है, सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मोमेंटम जो चेंज आएगा वो आएगा 2 टाइम्स पी बाई सी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में आपने, लेट से आपकी इंटेंसिटी, आपकी रेडिएशन को इंसर्ट प्रोजेक्ट किया आपके सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी ना बेटा। तो दिस विल बी लाइक एम वी माइनस ऑफ टाइम्स माइनस एम वी। इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे, है ना। तो 2 MV बन जाता है वो, 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो टोटल रिफ्लेक्टिव केस में जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा 2 टाइम्स पी बाई सी, और प्रेशर भी हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये याद रखना अगर रिफ्लेक्शन का केस है तो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो आएगा उसमें जरूरी नहीं है तुमको एरिया का वैल्यू दे दे, वो हो सकता है तुम्हें कभी निकालना पड़ जाए। तो जैसे सिलेंडर है, तुमको बोल दिया कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसपे तुम्हारा रेडिएशन पी पावर का इंसिडेंट हो रहा है, तो तुमको बोलेंगे रेडिएशन फोर्स निकाल के दिखाओ या रेडिएशन प्रेशर निकाल के दिखाओ। तो तुम सिलेंडर का क्या लोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको क्रॉस सेक्शनल एरियाज लेने हैं, ठीक है। तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे सिलेंडर का, तो वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल की तरह बनेगा एक। भाई सर, तुम सिलेंडर को काट दोगे बीच में से, तो जो तुम कट कर रहे हो, कट करने के बाद जब तुम उसको देख रहे हो सिलेंडर को, तो एक रेक्टेंगल ही तो दिखता है बेटा आपको, राइट। तो उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2RH, जिसमें R रेडियस है और H हाइट है सिलेंडर की। दैट यू कैन पुट इन द केस ऑफ पावर विच इज I मल्टीप्लाई बाय A, यानी I मल्टीप्लाई बाय 2RH डिवाइडेड बाय C। ऑब्वियसली P अपॉन C फॉर्मूला लिखा है तो ब्लैक बॉडी मानी होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव बॉडी मानी होती तो 2 टाइम्स लिख देते, ठीक है। सिमिलर तरीके से आपको एक स्फेयर भी दे सकता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना, बहुत ईजी है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बेसिक्स में इतना ही था ड्यूअल नेचर में। बाकी जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बनाएंगे, वो भी आपको वो बस ये देखना चाहते हैं, नीट वाले मोस्टली ये देखते हैं कि तुम क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला की जानकारी है क्या, बस इतना देखना चाहते हो। बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग नहीं लगवाते, ठीक है। तो आपको इतनी भी चीजें याद रहेंगी ना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में। तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि आपका एक लाइट आएगा विद इंटेंसिटी आई, इंसिडेंट करेगा किसी सरफेस पे, मेटल सरफेसेस लेते हैं हम जनरली, है ना, मेटल सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और अगर वो एक अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी का है, उसकी एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी, एक अप्रोप्रिएट एनर्जी है, सॉरी, इंसिडेंट रेडिएशन की, तो आपका मेटल सरफेस से वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, इजेक्ट आउट कर सकता है। और उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कहानी है, मतलब इसके अराउंड हमको सारी चीजें पढ़नी है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन हमें बताता है कि कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है आपकी रेडिएशन की, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओ, है ना। पता चले आपने, मान लो 10 यूनिट्स रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी, और तुम 1 यूनिट की रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो, 1 यूनिट एनर्जी की, तो वो तो बिल्कुल एक मजाक की बात होगी ना, क्योंकि आप कैसे निकाल दोगे इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं फिर उस केस में। तो इसलिए आपको एक मिनिमम एनर्जी की
अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क फंक्शन बताता है वो। आगे चलते हैं, कौन कौन से तरह से एमिशन हो सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन का। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे सही, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट को इंसिडेंट करते हैं सरफेस पे। थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हम हीट बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं सरफेस को, तो अपने आप ही निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। फील्ड एमिशन, जिसमें कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जो कि फोर्स लगाता है आपके इलेक्ट्रॉन पे बाहर निकलने के लिए उसको। ठीक है। सेकेंडरी एमिशन, जैसे बॉम्बार्डिंग भी कर दी अल्फा पार्टिकल की, या कोई और एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपने यूज किए, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज किए टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। जिसमें मेनली हम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तुम ऑलरेडी समझ चुके हो। इंसिडेंट एनर्जी विद ई आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुए। अप्रोप्रिएट एनर्जी थी, अगर इंसिडेंट एनर्जी इन फोटोन्स की अप्रोप्रिएट थी, वर्क फंक्शन से ज्यादा थी, ऑब्वियसली आपको पता है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस के बाहर। अब इसकी कुछ कंडीशंस है कि जो आपकी एनर्जी जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन्स हैं आपकी, जो रेडिएशंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होते हैं भाई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन कितना होना चाहिए, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पता है तुम्हें। तो वेवलेंथ यानी कितनी बड़ी वेवलेंथ वाला तुम रेडिएशन वो कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो आपके मेटल सरफेस पे, कि आपका एमिशन हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स याद करना, याद रखना, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आगे चलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड से बड़ी है, तो आपका इंसिडेंट एनर्जी जो होगा वो बड़ा होगा वर्क फंक्शन से। ठीक है, ये देखा जाता है कि आपका वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड था ना, उससे ज्यादा ही होगा इंसिडेंट एनर्जी का एनर्जी, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी। तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद वी मैक्स। ठीक है, लेट से अगर इलेक्ट्रॉन कम आउट बाहर निकलता है मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या होती है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें कि वी क्या है? वी मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस फाइव। कैसे आया ये? कि भाई आपने इंसिडेंट एनर्जी लेट से दी 10 यूनिट की। अब लेट से इसका फाइव वर्क फंक्शन जो होता है वो तो सरफेस का होता है, मेटल सरफेस का, तो वो था लेट से 3, कि इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी आपको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो इतनी दे दी तुमने, और लेट से कि तुम्हारी 7 निकली, है ना, बाकी की बची पूरी निकल गई, तो ये जो 7 होगी ना, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोली जाएगी इलेक्ट्रॉन की, है ना। कि भाई इतनी से आया था, इतनी ओवरकम करने में लग गई, तो इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? बिल्कुल बेसिक चीज है ये, है ना। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आप काफी सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, ये इक्वेशन तो तुमको पता है, मुझे पता है तुम्हें याद है ये इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई माइनस फाइव। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू, ई को रख सकते हो एच न्यू, और फाइव को लिख सकते हो एच न्यू टी एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही तो होगा वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी आ रही है उसके बराबर ही तो होगा वर्क फंक्शन। डिफाइन ही ऐसे होता है ना, ऊपर लिखा भी हुआ है देखो, वर्क फंक्शन इज एच न्यू टी एच या फिर एच सी अपॉन लैम्डा टी एच। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हें पता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन मे कम आउट विद वेलोसिटी लेस देन वी मैक्स। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाए इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो ये एक मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद भी आ रहा होगा, कि हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होगी उसके पास, या मैक्सिमम वेलोसिटी से ही निकलेगा, उससे कम से भी निकल सकता है। और ऐसा कब हो सकता है? जब वो जब इंसिडेंट रेडिएशन जब आएगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए उसको एनर्जी देगी, तब वो एक्साइट होके अपने आसपास ही कोलिजन कर ले। अगर उसने अपने आसपास कोलिजन कर लिया तो उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी थोड़ी, है ना, देयर एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द सराउंडिंग। तो जब बाहर निकलेगी तो हो सकता है 7 से नहीं निकले, हो सकता है दो यूनिट्स एनर्जी उसने इधर उधर कोलिजन में वेस्ट कर दी, तो 5 से निकले। तो 5 के लिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं वैलिड है। ये बात समझ में आता है सबको?
अगर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम से कम हुई तो आप के मैक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आइंस्टीन वाला फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं लगाओगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कि जैसे कि अगर आपको बोल दिया कि आपका करंट इंटेंसिटी रेडिएशन का बढ़ गया तो करंट के साथ क्या होगा। अच्छा, ये करंट क्या है, दिस इज कॉल्ड फोटो करंट। फोटो करंट बनता कैसे, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ मेटल प्लेट लिया एक, है ना, मेटल सरफेस लिया, मेटल प्लेट लिया एक, उस पर कुछ आई इंटेंसिटी का रेडिएशन आपने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, है ना, इंसिडेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलते जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे ना बेटा। भाई आपका जो मेटल सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, यही पढ़ते हुए आए हैं हम अभी तक। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं तो उस बॉडी पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात क्लियर है सबको। अरे हाँ ना तो बोलो, यस नो तो बोलो। ये बात क्लियर है सबको। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक और ज्यादा नहीं निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, फोटो करंट पास और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, मेटल सरफेस को जब ग्राउंड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिंस आपको पता है कि अर्थ आपका अबंडेंस है इलेक्ट्रॉन्स का, ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, मेटल सरफेस में जाके उन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब वो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जब और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आएगा, इंसिडेंट होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकल सकते हैं। अच्छा, इस पूरे दौरान आपको एक चीज रियलाइज हो रही होगी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा अर्थ से मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, ये पढ़ा है हमने अभी तक, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में जा रहा है तो करंट राइट साइड में आने लगेगा। तो यहाँ पे हम जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो करंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको जरूरी नहीं इसी एक्सपेरिमेंट से समझना है। ठीक है, आपको सिलेबस में दिया हुआ है हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, तो वो एक ट्यूब बनाई थी, आपको याद हो तो, एक है ना, एक ट्यूब बनाई थी और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफेक्ट हमने समझा था और फोटो करंट समझा था। तो वो बात कोई ज्यादा अलग अलग नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से आप समझो या उस एक्सपेरिमेंट से समझो, आपको बस समझ में आना चाहिए कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और उस वजह से फोटो करंट प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में। ठीक है, चलो भाई। तो अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, सिंपल सी बात है, तो फोटो करंट भी बढ़ सकता है। आई बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर, तो ये बात ध्यान रखना। देर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट का ऐसा कुछ नहीं है कि वो बढ़ेगा या कम होगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, स्ट्रेट लाइन का। ऑल्सो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं डिपेंड करती इस चीज पे। जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है ना, जो कि बाहर आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वो डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे, पढ़ा चुका हूं तुमको पहले भी मैं, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करती है, ऑन दी अदर एंड फ्रीक्वेंसी पे। किस फ्रीक्वेंसी से आप इंसिडेंट एनर्जी ला रहे हो मेटल सरफेस पे, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, ये तो तुमको पता है ऑलरेडी चीजें। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब लास्ट टॉपिक मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट टॉपिक। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हुआ क्या कि हमने एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे थे, लेट्स से कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसकी कि अंदर बहुत ही कम प्रेशर रखा हमने, है ना। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने बोला एनोड, एक को बोला कैथोड। पता ही है आपको, ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आपने कनेक्ट कर दिया उसको बैटरी से। जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया, एक तरफ तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन आया एच न्यू से,
जो कि फाई से बड़ा था। फाई से बड़ा था मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता था, है ना, उसके पास था, ये शक्ति थी, उसके पास पावर थी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देता है, क्योंकि वर्क फंक्शन से बड़ी एनर्जी दे दी थी तुमने। जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रोड पे आया, इलेक्ट्रोड बना होगा किसी मेटल का, उस पर टकराया, तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के, फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा राइट साइड, ठीक है, मूव कर रहा है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मूव कर रहा है। अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो बी पे पहुंच जा रहा है, लेकिन आपकी जो बैटरी है वो तो नेगेटिव वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि बैटरी जो फोर्स अप्लाई कर रही है और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो काइनेटिक, आप जब एनर्जी लिखोगे बी पॉइंट पे, तो क्या लिखोगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है माइनस ईवी, बैटरी का जो एनर्जी है, ठीक है, या आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी की, इंसिडेंट नहीं, सॉरी, बैटरी की जो एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन जो है बेसिकली, ठीक है, वो आपकी टोटल एनर्जी होगी बी पे। अब अगर आप ध्यान से समझो कि अगर आपने जो पोटेंशियल लगाया हुआ है, जो रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को, पोटेंशियल जो रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को बी तक आने में, अगर आपने वो इतना ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि जो जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, जो कि बीट कर रहा था तुम्हारी बैटरी को, है ना, बैटरी ने जो पोटेंशियल लगाया हुआ था ना, जिसकी वजह से जो वर्क हो रहा था, उसको भी बीट कर रहा था, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो भी अगर रुक गया, वो भी नहीं आ पाया बी पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट तक, भाई बी पॉइंट पे आने का मतलब क्या है, सिंपल सा उद्देश्य है उसका, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी तक चला जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो फोटो करंट फ्लो होने लगेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तुमने बी तक आने में, तो फोटो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल को जिस पे इलेक्ट्रॉन रुक जाता है बी तक आने में, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किसके बराबर होता है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, या फिर ईवी नॉट आप बोल सकते हो, बराबर होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ईवी नॉट और कुछ नहीं, जो वर्क कर रही है ना बैटरी आपकी ये सब करने में, रोकने में, वही है। तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया, इधर से बैटरी वर्क कर रही है, उसको दूर भेजने में, नहीं आने देगी वो, तो इसको इसके इक्वल कर दो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ईवी नॉट के इक्वल कर दो, तो आपको मिल जाएगा वो सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, अब आगे फोटो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ई वी नॉट इक्वल्स टू के मैक्स, और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है के मैक्स अपॉन ई, या फिर ई माइनस फाइव अपॉन ई, एक ही बात है। या फिर एक और तरीके से लिख सकते हो एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू टी एच अपॉन ई। तो ये जो बनाया लास्ट वाला इक्वेशन, इसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसको भी बोलते हैं मतलब। और यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हो, ये एक y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का कर्व दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन का, जिसमें m क्या है, सिंस आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन देखा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, उस पर डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होने वाली है ना। तो आपका न्यू वी नॉट डिपेंड कर रहा है न्यू पे, इससे भी देख सकते हो ग्राफ से, तो आपको दिख रहा होगा m की वैल्यू तो आ रही है h बाई ई, ये आ जाएगा स्लोप आपका, और सी इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, माइनस टाइम्स एच न्यू टी एच अपॉन ई, जो कि माइनस टाइम्स मतलब वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा यहाँ पे इंटरसेप्ट, और ये आ जाएगा एच न्यू टी एच अपॉन ई। तो ये ग्राफ समझ में आता है बच्चों सबको, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ समझ में आता है। आगे चले, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जो तुम्हारे नोट्स में पुट करने के लिए मैंने लिखे हुए, बाकी तुमने अभी पढ़ ली ऑलरेडी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन पी, है ना, या एच अपॉन एम वी, ठीक है, ये तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अच्छा, इसका ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, सिंस मोमेंटम होता है अंडर रूट टू के एम, तो आपका लैम्डा क्या हो जाता है, एच अपॉन अंडर रूट टू के एम, या फिर एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बनता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्यू टाइम्स वी, ना, वर्क डन के बराबर मान सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को, तो क्यू वी होता है वर्क किसी चार्ज पे जिसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रखा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम। इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ केसेस बन जाते हैं जिसपे सवाल डायरेक्ट बनते हैं, तो वो पता होने चाहिए केसेस आपको, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया, तो तुम सारी वैल्यूज पुट कर दो इलेक्ट्रॉन वगैरह की, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। वी क्या है, वोल्ट में, तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद होगा, क्योंकि ये आता है जैसे सवाल बनता है ना।
12.27 अपॉन अंडर रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। ये क्या है, वेवलेंथ है आपकी एमस्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की पता होनी चाहिए 0.286 अपॉन अंडर रूट ए। ये दो पता होंगी तो काफी है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन की है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तो सवाल डायरेक्ट बनता है। ठीक है, किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए पूछा जा रहा है तो फिर ये दोनों फॉर्मूले यूज मत करना। गैस मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 टाइम्स केटी होती है। के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। तो फिर इस बेसिस पे लैम्डा जो होता है वो होता है एच अपॉन अंडर रूट 3 m kT। अब इसमें के जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, फॉर्मूले याद रखना, मतलब बेसिकली अंडर रूट वी वाला जो फॉर्मूले हैं कम से कम ये वाले याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल सॉल्व करते हैं यार, इतना ही है। थ्योरी पोर्शन इतना ही रखेंगे आज, है ना। बाकी कल डिस्कस करेंगे। लेट्स रिवाइज दीज थिंग्स थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस लिए मैंने, तो आपको जल्दी जल्दी बताना है। विल ट्राई टू रैप अप द क्लास एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है हमें, तुम लोग को आती है चीजें सारी। चैट में आंसर करो क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से, एंड देन विल मूव अहेड फॉरवर्ड। किस पर डिपेंड नहीं करती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? क्या हो गया बेटा, ये तो अभी अभी पढ़ा है, आंसर करो जल्दी। वेरी गुड साक्षी। पर आंसर क्या आएगा, तुम सी आंसर लिखा है तुमने। बेटा अभी तो बताया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती है। आपने गलती से ये तो नहीं पढ़ लिया कि डिपेंड किस पे करती है। इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है साक्षी। आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। अभी तो बताया बेटा थोड़ी देर पहले, क्या हो गया, भूल गए क्या हम लोग, ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। आगे चले। अरे समझ में आया बी ऑप्शन क्यों आएगा। कमाल है यार, बताते नहीं हो, तुम्हें समझ में आया नहीं आया। चलो कोई ना, आगे बढ़ो। अगला सवाल करो। 2023 में आया था। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, तीनों दे रखे हैं, वर्क फंक्शन दे रखे हैं। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंसिडेंट एनर्जी भी दे रखा है। एनर्जी को वर्क फंक्शन से कंपेयर करना भी सिखाया है मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सर्विसेज में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की कंडीशन पढ़ चुके हो तुम लोग। ठीक है, तो लगाओ दिमाग कि कौन सी कंडीशन में होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बेसिस पर आंसर दो कौन सा आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है क्या? चलो कूल, गलत है बेटा ये ऑप्शन तो। मैं क्या बोलूं अब इसमें तो। आई वॉज होपिंग कि आप तुम ये वाला आंसर तो सही करोगे यार। देखो यार, एनर्जी दे रखी है फोटोन की 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो, आप ध्यान से समझो क्या गलती हुई देखना। आपको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दे रखी है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की कंडीशन ये नहीं थी क्या, कि एनर्जी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो बड़ी होनी चाहिए आपकी फाई से। भाई जो वर्क फंक्शन है उससे बड़ी होगी इंसिडेंट एनर्जी, तभी तो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वरना तो उसको कंपनसेट करने में ही चली जाएगी सारी एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है बेसिकली, वर्क फंक्शन मैंने बताया था तुमको पहले भी। वर्क फंक्शन इज बेसिकली फीस। वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन मत बोला करो, उसको फीस बोला करो। फीस क्या होती है, कि आप जैसे कहीं भी जा रहे हो घूमने, मान लो आपको राइड करनी है, कोई राइड में बैठ गए आप,
अब उस राइड के पैसे देने पड़ेंगे ना पहले, तभी तो बैठ पाओगे उस राइड में। ट्रेन में जाके ट्रेन में बैठ गए, अब ट्रेन ट्रेन की फीस हो गई या जो चार्ज हो गया, फेयर हो गया, जब तक वो नहीं दोगे ट्रेन की टिकट कैसे मिलेगी, कैसे बैठोगे जाके, है ना, बस में कैसे बैठोगे जाके। तो फाई क्या है, फीस है। फाई दोगे नहीं जब तक, मिनिमम फाई का वैल्यू नहीं अचीव करोगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो सारी फाई देखो इनके। सीजियम का है 2.14, सीजियम का है 2.14, ये कम है ई से, है ना, ई बड़ा है सीजियम वाले से, तो ये केस वैलिड है, यहाँ पे हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी देखो पोटेशियम के केस में, पोटेशियम के केस में आपका है 2.30, अब ये बड़ा हो गया आपके ई से, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ई बड़ा होना चाहिए ना बेटा, फाइव बड़ा हो जाएगा तो कैसे हो पाएगा। सेम केस विद 2.75 सोडियम, तो केवल सीजियम कर पाएगा। आया समझ में अभी, केवल सीजियम के केस में हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे आया समझ। सो ए ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या कर रहे हो बेटा, डू नॉट रॉन्ग दीज क्वेश्चंस। अगला वाला करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी अभी तुमको सिखाया स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी दे रखी है फोटॉन्स की, वर्क फंक्शन दे रखा है, और कुछ नहीं करना लिटरली, तुमको वो अप्लाई करना है फॉर्मूला बस। बताओ आंसर बताओ। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो चैट में लिख देना, मैं बता दूंगा फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। करिए, सॉल्व करिए सब लोग, बैठना नहीं है ऐसे। हाँ भाई, नहीं आया क्या, डिस्कस करना है क्या। भैया डिस्कस करना है क्या। चलो इधर देखो, कोई ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तुमको बताया अभी क्या होता है, E-5 होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एटलीस्ट इसको तो याद रखो यार, दिस इज द मोस्ट बेसिक इक्वेशन। F इक्वल्स टू एम ए रटा हुआ है ना तुम्हें, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको याद करने के लिए कोई बोलता तो है नहीं, ये तो आपको नींद में भी पता होता है कि होता है फोर्स। सेम तरीके से आपको ये इक्वेशन भी याद रहनी चाहिए ना बेटा, खासकर तब जब मैं आप में से अधिकतर बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये ऑफलाइन, तब भी तुम्हें याद नहीं है, ये बहुत गलत बात है। क्या हो जाएगी ये, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू E-5, तो E क्या हो जाएगा, एच न्यू, और फाई क्या हो जाएगा, एच न्यू टी एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है फाई, डायरेक्ट इक्वल होता है इनफैक्ट, एच न्यू टी एच के इक्वल होता है फाई। और ई क्या होता है, एच न्यू, न्यू क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। अब तुमको एनर्जी ही दे रखी है पूरी, एच न्यू की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी है पूरी। तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालोगे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो बराबर हो जाती है ईवी नॉट के,
स्टॉपिंग पोटेंशियल पे केस याद है ना, ये वाला भी थोड़ी देर पहले डिस्कस ही तो किया था बेटा, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो बैटरी से। तो इसको लिख दो, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू टी एच अपॉन ई, या फिर 4.2 माइनस 2.2 डिवाइड बाई ई तो कॉमन आ जाएगा, है ना। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है ये, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, कैंसिल हो सकता है, क्योंकि तुम्हें आंसर तो किस में देना है, वी में दे सकते हो तुम आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 वोल्ट। क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट, समझ में आया। ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, नीचे इलेक्ट्रॉन था, तो कैंसिल हो सकते हैं दोनों, तो क्या बचेगा, केवल वोल्ट, वी में आंसर आ सकता है आपका। कोई डाउट इसमें, आया समझ में। अगला करते हैं। बेसिक क्वेश्चन के आंसर सही दोगे तभी तो आगे चलेंगे, मजा आएगा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलवा रहा है, इलेक्ट्रॉन की निकलवा रहा है। बोल क्या रहा है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 वोल्ट। बहुत ही इजी सवाल, क्योंकि फॉर्मूला तुम पढ़ के आए हो। कर दो भाई जल्दी से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी इलेक्ट्रॉन की, नैनोमीटर में निकालना है, और एमस्ट्रॉन्ग में आएगा, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। आया आंसर किसी का। बेटा अगर नहीं आता है ना तो डिस्कस बोल सकते हो आप, ऐसे कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम करें ही सही क्वेश्चन, ठीक है। भले 10 15 20 मिनट लग जाए उसमें ऊपर, ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट आप बताओ तो सही। स्क्रीनशॉट स्टक हो गया, कौन सा स्क्रीनशॉट स्टक हो गया बेटा, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। स्क्रीन स्टक हो गया, अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीनशॉट पढ़ लिया। अ, दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन विजिबल है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला। अंशिका, साक्षी, ठीक है, डिस्कस करते हैं यार इसको। पता नहीं आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल था या नहीं, बट आंसर तो तुम लोगों ने नहीं दिया है अभी तक। कोई ना, अभी देख लो एटलीस्ट। तुमको पता है कि लैम्डा या डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एम स्ट्रॉन्ग में। ये अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है।
फॉर्मूला भी याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना? इसको यूज कर रहे हैं बस। इसमें क्या करेंगे, वी की जगह रखेंगे तुम्हारा एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में। ये हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट 81। 81 का अंडर रूट 9 होता है, 9 9 81, तो दिस विल बी 12.27 डिवाइड बाय 9 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ आएगा 1.36 एमस्ट्रॉन्ग, इतना आएगा ये। अब एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10, तुमको निकालना है 10⁻⁹ में, क्योंकि नैनोमीटर में निकालना ना, 10⁻⁹ होता है ये, राइट? तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और छोटा हो जाएगा, 0.136 हो जाएगा। ठीक है, 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है भाई, 1/10 नैनोमीटर। ये पता है ना आपको? अगर आपको कन्वर्जन लिखना है डायरेक्ट, तो आप कैसे लिखते हो इनके बीच का कन्वर्जन? 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 1/10 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1/10 से डिवाइड करना है, मतलब ये है। तो जब इसको 1/10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.136 नैनोमीटर। ये समझ में आता है सबको? समझ में आया सबको कैसे आया 1.36? ठीक है, चलो एक और करते हैं। ये तो इजी है यार, ये तो कर लोगे तुम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तुमको ये बताना है कि क्या होगा करंट के साथ में अगर फ्रीक्वेंसी आधी कर दी। भाई पहले 1.5 थी, लेट्स से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेट्स से वी है, तो 1.5 वी थी पहले। ठीक है, अब क्या करा तुमने अगले केस में, फ्रीक्वेंसी तो आधी कर दी और इंटेंसिटी कर दी डबल। तो फोटो करंट के साथ क्या होगा तुम्हें ये बताना है, बताओ जल्दी बताओ। भाई नहीं आया है तो बता दो, बैठे हो यार तुम तो ऐसे बिल्कुल वेट कर रहे हो जैसे पता नहीं कौन आएगा बताने। नहीं आएगा तो डिस्कस तो लिखोगे ना, कुछ तो बोलोगे ना। सी ऑप्शन सही आंसर है बेटा, और इसमें डाउट नहीं करना है, ऐसे कंफर्म पता होना चाहिए आपको, है ना? क्यों? क्योंकि आपको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी है ना, पहले 1.5 टाइम्स थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, लेट्स से न्यू नॉट थी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी थी ये कितनी थी, 1.5 टाइम्स न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड अगर आपकी न्यू नॉट होती है तो 1.5 टाइम्स थी। सेकंड केस में, फाइनल केस में, ये बोल रहा है कि इसकी आधी कर दी तुमने। आधी मतलब 0.75 टाइम्स हो गई लेट्स से, है ना, न्यू नॉट के। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये तो छोटा है ना बेटा आपके थ्रेशोल्ड से। थ्रेशोल्ड तो न्यू नॉट था, उससे छोटा हो गया ये। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जितनी रिक्वायर्ड होती है फोटो करंट फ्लो कराने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, है ना? तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि इंटेंसिटी तुमने डबल कर दी, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता है फोटो करंट। अभी तो पढ़ा था। अच्छा, फोटो करंट डिपेंड करता है, लेकिन फोटो करंट डिपेंड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी तुमने डबल भी कर दी, अगर तुमने 2i भी कर दी, उससे भी क्या होगा, अगर आपने म्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही एक्सीड नहीं किया, न्यू नॉट से बड़ा ही नहीं आपने फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डाला, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो पाएगा, वो तो मिनिमम कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो फोटो करंट तब बढ़ाएगी ना जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, राइट? सो देयर विल बी जीरो फोटो करंट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, देयर विल बी नो फोटो करंट। तो इंटेंसिटी कम करो ज्यादा करो, वो तब सारी बातें तब करोगे तुम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है,
वो ही नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ये एक होमवर्क में दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। फोटोन अल्फा पार्टिकल, इसको भी होमवर्क में ले लो। कुछ क्वेश्चंस तुम होमवर्क में ले सकते हो, ठीक है। ये तो कर लो, इसको तो क्या है, ये सो होमवर्क में तो क्या ही लोगे। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, क्या होता है फोटो करंट के साथ में? इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटो करंट के साथ में क्या होता है, जल्दी से बताओ। इंक्रीजेस। अरे फोटो करंट भी तो बढ़ता है इंटेंसिटी के साथ में, है ना। चलो Yes, sir. एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है, किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले लो, और फ्रीक्वेंसी। तुमको रिलेशन पता होना चाहिए इनके बीच का, इक्वेशन पता होनी चाहिए आइंस्टीन वाली। पता है तो ग्राफ बना सकते हो, फिर भी चांसेस है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन किस वाले का बता रहे हो साक्षी? इसी का जो अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका? अच्छा। हम्म। अंशिका का डी आ रहा है, अच्छा। चलो डिस्कस करते हैं। एक बात बताओ, अभी तुमको बताया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इक्वेशन लिखते हो आइंस्टीन वाली, वो क्या लिखते हो? ई माइनस फाइव, है ना, वर्क फंक्शन। डब्ल्यू नॉट, या एच सी अपॉन टी एच, या एच न्यू टी एच। इसको तुम कुछ भी बोल सकते हो ना भाई, इसको तुम एच न्यू टी एच भी बोल सकते हो, इसको तुम एच सी अपॉन लेमडा टी एच भी बोल सकते हो। लेकिन ये कुछ है, वर्क फंक्शन है कुछ, है ना, और माइनस साइन के साथ है। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, वो बनती है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी की। ये दिखना चाहिए आपको बेटा। काइनेटिक एनर्जी y पे है, एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी अगर आपकी x पे है, तो फाई आपका इंटरसेप्ट बनेगा। आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा y पे। एम एक्स की जगह क्या लिख दोगे? एच न्यू, क्योंकि एच न्यू होता है ई एनर्जी। तो न्यू तो हो जाएगा एक्स पे, और एच हो जाएगा स्लोप आपका, तो स्लोप हो गया एच। और ये माइनस फाइव जो है, ये इंटरसेप्ट ही तो है, यानी कि कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होने वाली है आपकी स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हो जाएगा फाइव। तो ये इक्वेशन तो बता नहीं रही है, ये तो ओरिजिन से पास कर रही है। ये वाली डी वाली जरूर कर रही है, देखो नीचे जाके कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे कट कर देगी ये। तो इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर है। आया समझ में अभी? डी ऑप्शन क्यों सही आंसर है? ठीक है, Yes, वाई sir. इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। चलो यार, जो होमवर्क में दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही रखते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो इनके पीवाई क्यूज करके चले जाओ, बहुत है। और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स के हैं वो रिवाइज कर लेना। बाकी कल भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 2 कल है। अगेन जो मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको आता है ये चैप्टर, तो आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको रिवीजन की जरूरत है, तो आप आ जाओ, ठीक है। पर जो भी है बता देना, कल वाली क्लास में आके बता देना अगर लेनी है रिवीजन क्लास तो। और अगर लगता है कि खुद से प्रैक्टिस की जरूरत है घर पे, तो वो भी, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। पर वो भी बता देना, इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। सिंस तुम 3-4 जो नहीं आ रहे हो अभी क्लास में, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तुमको बताना है, ये इन्फॉर्म करना है मुझे कि आओगे या नहीं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, तब के लिए पेपर दो अच्छे से, परसों वाला प्रिपेयर करो।